नजर डालते हैं राजपूत रूलर्स के डिफीट के कारणों पर। कॉजेज ऑफ द डिफीट। अरे भाई आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कोई भी एम्पायर या कंट्री को तभी कॉन्कर किया जा सकता है जब वो सोशल और पॉलिटिकल वीकनेसेस से सफर कर रही है। सही बात है। या फिर सोशल वो अपने नेबर्स के कंपैरिजन में और पॉलिटिकल और मिलिटरीली इकोनॉमिकली भी कहा जा सकता है। रिसेंट रिसर्च से पता चलता है कि टर्क्स इकोनॉमिकली के पास एक्सप्लॉयटेशन इंडियंस होता के है। कंपैरिजन में कोई सुपीरियर वेपन्स नहीं थे। आयरन स्टिरप्स का स्प्रेड इंडिया में 8th सेंचुरी में हो चुका था। टर्किश बोज लॉन्ग डिस्टेंस तक एरोज को शूट कर सकते थे, लेकिन इंडियन बोज ज्यादा एक्यूरेट और डेडली थे, जिसमें एरोज को पॉइजन में डिप किया जाता था। हैंड टू हैंड कॉम्बैट में इंडियन सोर्ड्स दुनिया की बेस्ट सोर्ड्स मानी जाती थी। इंडियंस के पास एलिफेंट्स का भी एडवांटेज था। सही बात है। लेकिन घोड़ा अच्छा नहीं था हम लोग के पास शायद। टर्क्स के हॉर्सेस इंडियन हॉर्सेस के कंपैरिजन में ज्यादा स्विफ्ट सही और बात। स्टर्डी थे। इंडियंस की मेन वीकनेस थी सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल वीकनेस। बढ़ते फ्यूडलिज्म के कारण लोकल लैंडेड एलिमेंट्स और चीफ्स बढ़ते चले गए, जिसके चलते एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वीक हो गए। रूलर्स को इन चीफ्स पर डिपेंडेंट होना पड़ता था, जो रेयरली ही कोऑर्डिनेशन में काम करते थे और बैटल के तुरंत बाद अपने अपने एरियाज में डिस्पर्स हो जाते थे। इंडियन आर्मी को एज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ हॉर्समैन की तरह मूव करने की प्रैक्टिस अरे मिली, भाई जिससे वो लंबी डिस्टेंसेस तक जा पाते और फाइट और मैन्यूवर कर पाते। बाप रे, राजपूत के पास heavily armed ऐसा लग रहा है जैसे मौत को और छू के आ रहे हैं। की लार्ज बॉडी भी नहीं थी। दूसरी तरफ टर्क्स के ट्राइबल स्ट्रक्चर और एकता और खालिसा सिस्टम्स के कारण टर्क्स लार्ज स्टैंडिंग आर्मीज इकट्ठा कर सकते थे, जो कि लंबे समय तक बैटल करने के लिए तैयार थी। एकता सिस्टम ने आज एक टर्किश चीफ को एक नींद भी piece of पूरा नहीं land हुआ है, allot किया सर दुख जाता, रहा है, जिसे फिर भी एकता ड्राइविंग कर बोलते रहे हैं। स्टेट को दिए जाने वाले लैंड रेवेन्यू और टैक्सेस को टर्किश चीफ कलेक्ट करता था। इसके बदले में उसको रूलर की सर्विस में एक बॉडी ऑफ ट्रूप्स मेंटेन करनी होती थी। ये एकता ग्रांट्स हेरिडिटरी नहीं थी। खालिसा उन लैंड पीसेस को बोलते थे जिनका रेवेन्यू डायरेक्ट सुल्तान के पास जाता था। ये तो पता इन्हीं है। सिस्टम्स के कारण टर्किश आर्मीज हाईली सेंट्रलाइज्ड थी। कई टर्किश ऑफिसर्स स्लेव्स थे जिनको वॉरफेयर के लिए ट्रेन किया गया था और सुल्तान की सर्विस में ग्रो हुए। इन पर सुल्तान अपना टोटल ट्रस्ट रख सकता था। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन, राजपूत्स की डिफीट और टर्क्स का इंडियन कॉन्क्वेस्ट पिछली कुछ सेंचुरीज के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। 10th सेंचुरी के एंड से ही टर्क्स ने इंडिया और उसकी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था। राजपूत्स ने टर्क्स के खिलाफ स्टिफ रेजिस्टेंस किया और कई बार टर्किश आर्मीज को डिफीट भी किया, लेकिन ऐसा कहा जा सकता है कि राजपूत्स में स्ट्रेटेजिक विजन मिसिंग था। काबुल और लाहौर, जो कि इंडिया की आउटर बाउंड्रीज थी, उनको टर्क्स द्वारा कैप्चर करने के बाद भी राजपूत्स ने इन रीजन्स को रिकवर करने का कोई भी अटेम्प्ट नहीं किया और पंजाब से गजनवीद्स को रिमूव करने के लिए भी कोई खास स्टेप नहीं लिया। राजपूत्स की नजर सिर्फ इंडिया में फिक्स्ड रही और सेंट्रल एशिया में हो रहे डेवलपमेंट्स पर उनका ध्यान कम ही रहा, जबकि सेंट्रल एशिया में होने वाले पॉलिटिकल चेंजेस ने हमेशा ही इंडिया की हिस्ट्री में एक की रोल प्ले किया। इन्हीं कारणों के चलते टर्क्स ने अगले 200 साल तक नॉर्थ इंडिया में राज किया। द स्लेव डायनेस्टी 1000 से 1200 एडी का दौर नॉर्थ इंडियन टेरिटरी के डोमिनेशन के लिए एक लंबी स्ट्रगल का दौर रहा। इस पीरियड की शुरुआत प्रतिहारा एम्पायर के डिसइंटीग्रेशन से स्टार्ट हुई। इसके बाद नॉर्थ इंडिया में राजपूत स्टेट्स का राइज हुआ और नॉर्थ वेस्ट से टर्किश इन्वेजन्स देखने को मिले। इन्वेजन्स और नॉर्थ इंडिया के डोमिनेशन के लिए स्ट्रगल का ये लंबा समय